हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं क्लास 11th के बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें प्रोटिस्टा किंगडम का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करने के लिए। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऐसे प्रोटिस्टेंट्स के बारे में बात की थी जो प्लांट्स के साथ रिजेंबल करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग उन प्रोटिस्टेंट्स के बारे में बात करेंगे जो फंगस से अपने कैरेक्टर्स को मैच करते हैं। यूजुअली जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है, बट क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसमें प्लांट, एनिमल, फंगस, मोनेरन्स सारे किंगडम से मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल से मिले, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फंगस से मिले, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से मिले। तो प्लांट्स वाले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स यानी कि जो डिकम्पोजर्स प्रोटिस्ट्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यूजुअली एज वी नो बच्चा पार्टी कि जो हमारे प्रोटिस्टेंट्स होते हैं कॉमनली कॉल्ड फंगस एनिमल्स। क्यों फंगस एनिमल्स कहते हैं? क्योंकि ये यूजुअली इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। इसमें क्लोरोफिल तो नहीं मिलता, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन मिलती है, बट जो सेल वॉल होती है वो इनमें जो स्पोरिक स्टेज होती है उसमें भी किसी किसी में देखने के लिए मिलती है, किसी किसी में देखने के लिए नहीं मिलती है। इसमें जो कलर का वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में मिलता है, ठीक है। यूजुअली जैसे आप कहीं भी हिल एरिया पे घूमने जाते होंगे या ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे मॉइस्ट है या रेनी सीजन में, तो आप देखते होंगे जो आपका ये है स्टैम ट्विग है या फिर कोई स्टोन है या फिर कोई भी नॉर्मल ऐसे मॉइस्ट एरिया जहाँ सॉइल भरे, वहाँ पे आपको कलरफुल कुछ फंगस जैसे दिखते होंगे, कलरफुल जैसे एक हल्का सा लेयर जगह जगह, तो वो सारे स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। यूजुअली जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोट्रॉफिक टाइप का होता है, डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। और यूजुअली जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सेलुलर और ए सेलुलर, ठीक है। ए सेलुलर का जो सबसे अच्छा और कॉमन एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स, जो सबसे कॉमन है और जो डेड एंड डिकेइंग कंटेंट है, लाइक ट्विग्स हो गए, लीव्स हो गए, लॉक ऑफ वुड्स हो गए, उन पर ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जो प्लाज्मोडियम है बच्चों, वो सिनोसिटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। सिनोसिटिक कंडीशन का क्या मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म, तो सिनोसिटिक कंडीशन में होता है कि जो एक सेल है उसमें बीच में क्लियर सेपरेशन नहीं मिलता। फंगस जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि नहीं भी अगर आप जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। यूजुअली जो फंगस होता है, फंगस में पहले एक स्पोरिक स्ट्रक्चर होती है, फिर उस स्पोर में धीरे धीरे हल्के हल्के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने लगते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने लगते हैं, जिनको हाइफी बोलते हैं। और ये हाइफी को अगर अपन एनलार्ज करेंगे तो इस तरीके से इसमें हमें कुछ क्लियर सेप्टा देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अभी जब मैं फंगस पढ़ाऊंगी आपको, नेक्स्ट जो आपके प्रोटिस्टा किंगडम जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये जो सेपरेशन है, कई बार कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता हाइफी में, जो किसी फंगस की हाइफी होती है, तो ऐसा लगता है कि जब ये जो सेप्टा बन गई सेपरेट, तो इसमें सब में एक एक न्यूक्लियस मिलेगा, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से सब में एक एक न्यूक्लियस मिलेगा, तो ये एक सेल जो है वो यूनिन्यूक्लिएट जैसी लगेगी। बट जब हम लोग सिनोसिटिक कंडीशन की बात करते हैं तो ये जो सेपरेशन है ये क्लियर देखने के लिए नहीं मिलता, तो ऐसा लगता है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो हम उसको मल्टी न्यूक्लिएट सेल बोल देंगे, या फिर हम लोग ये भी मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी बोल देंगे, या फिर हम लोग ये भी सिनोसिटिक कंडीशन है, यानी कि एक ही सेल के अंदर ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें प्लाज्मोडियम में मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यूजुअली जो ये जो आपके प्रोटोप्लाज्म होते हैं, जैसे आपका प्रोटोप्लाज्म बोल, जो आपके प्लाज्मोडियम होता है, तो ये कोई भी सबस्ट्रेट पे अच्छे से चिपक जाते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ये भी बोले कि हल्के फुल्के मूवमेंट शो करेंगे तो ये क्रीपिंग टाइप मूवमेंट शो करेंगे, और वो जो क्रीपिंग टाइप मूवमेंट होते हैं वो आपका स्यूडोपोडिया की हेल्प से करते हैं, ठीक है। और इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो तो जैसे मैंने आपको बताया कंज्यूमर है, तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा मिलेगा, सेप्रोफाइटिक मिलेगा। और अगर कभी कभी
सर्वाइव भी करता है सेपरेट डेड एंड डिके के अलावा। तो ये जो स्मॉल साइज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन पे ग्रो करता है, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, ये कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक स्लाइम मोल्ड है, ठीक है बच्चों, ये एक स्लाइम मोल्ड है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। फिर एक टाइप का ये है स्लाइम मोल्ड, ठीक। अब ये जो प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड है इसका मैंने आपके लिए एक लाइफ साइकिल को यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। यूजुअली अगर हम लोग देखें तो जो इस सेलुलर प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड है इसका जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ पे इसके जो मेन मैच्योर प्लांट है वहाँ के स्पोर से स्टार्ट होता है। एक स्पोर आगे जब रिलीज होता है प्लांट से तो धीरे धीरे उसमें जर्मिनेशन होता है और हमें दो टाइप के जो गैमीट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। एक अमीबॉइड गैमीट्स जो अमीबा के डिज़ाइन के होते हैं और एक हमें मिलते हैं फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, ठीक है। अब ये जो फ्लैजिलेटेड जो गैमीट्स हैं यूजुअली ये आपस में एक दूसरे के संग फ्यूज कर जाते हैं। अमीबॉइड गैमीट एक दूसरे के संग सिनगैमी होती है और एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ तक जो था हमारा, जैसे ये स्पोर थे ये हैप्लॉइड थे, ठीक है, ये जो स्पोर थे ये सारे हैप्लॉइड थे गैमीट्स। उसके बाद जब ये फ्यूज हो गए, सिनगैमी हो गई, तो ये डिप्लॉइड इन्होंने जाइगोट बना लिया और ये अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक डिप्लॉइड सेल की है, ठीक है। और ये डिप्लॉइड सेल धीरे धीरे इसमें माइटोसिस स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा कि एक यंग स्पोरेंजियम बन जाएगा। और जब इस यंग स्पोरेंजियम से स्पोर्स बनने होंगे फिर से फेवरेबल कंडीशन में, तो फिर इसमें मियोसिस होगा और फिर उससे जो स्पोर्स हैं हैप्लॉइड स्पोर्स वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोग बात करते हैं कुछ, देखो ये आपको मैंने कुछ फोटोज़ और रखे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था ना इसमें डाइवर्स कलर देखने के लिए मिलते हैं। देखो एक कलर जैसे ये आपको मैंने दिखाया, एक ये दिखाया ब्लैकिश टाइप का, ये येलोइश टाइप का है, ठीक, ये वाइट कलर का हो गया, ये पिंक रेडिश टाइप का हो गया। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के, तो फाइसेरम है, फाइसेरेला है, फ्लूगो है, डिक्टिडियम है, लाइकोगेला है, ट्यूबिफेरा है, ठीक है। अब बच्चों के संग एक और दिक्कत आती है, बच्चे ना डायग्राम से बहुत ज़्यादा, डायग्राम के साथ साथ जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो बच्चा पार्टी देखो, डायग्राम याद कर रखने का एक सबसे सिंपल वे ये है कि आप लोग को जितने भी डायग्राम्स मिलते हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, आप छोटे छोटे A4 साइज़ के जो पेपर्स हैं उन पे लिख लीजिए, या जो भी पेपर आपके पास अवेलेबल है उनको लिख लीजिए। थोड़ा सा सुंदर करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलर्ड पेन ले लीजिए, स्केच पेन, तो उनसे लिख लीजिए सो दैट आपको क्लैरिफाई भी रहे कौन सा कहाँ लिखा है। और उसके साथ साथ उनको आप अपने जहाँ स्टडी पढ़ते हैं, जहाँ बैठ के खाना खाते हैं या जहाँ खड़े होकर ब्रश करते हैं बेसिन के पास, कहीं भी आप उसको छोटे छोटे पेपर्स को लगा लीजिए। और उनको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ब्रश कर रहे हैं तो बस खड़े होकर 2 मिनट रोज़ उसको देख लिया। जैसे हम कहीं भी जाते हैं ना बच्चों, तो हमें उसका रास्ता याद करने की ज़रूरत नहीं होती। हम रेगुलर किसी रास्ते से निकलते तो उस पर जो साइड बाइज जो शॉप्स होती है वो भी हमें याद हो जाती हैं। अच्छा ये शॉप यहाँ थी, ये शॉप यहाँ है, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें याद आ जाता है, अच्छा ये शॉप तुमने रास्ते में देखी थी। तो इन द सेम वे बायोलॉजी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका एग्जाम्पल्स को याद रखने का कि बायोलॉजी को हम अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर लें। हम क्या करें, सारे एग्जाम्पल्स हमें जो भी कॉर्नर घर का मिल रहा है जहाँ हम डेली 1 से 2 मिनट पास कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने पर्चे लगा लिए घर में, घर को बायोलॉजिकल घर बना डाला, और उसके बाद जब अपन डेली उन चीज़ों को देखेंगे तो वो यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो यहाँ फिट हो जाएंगे। समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेलुलर मोड्स की। अभी तक हम लोगों ने ए सेलुलर मोड्स देखे थे, ठीक है। यूजुअली ये क्या है, ये उन एरियाज पे मिलते हैं बच्चों जहाँ ह्यूमस मिलेगा। तो ह्यूमस की जो अपर लेयर है वहाँ पे हमें सेलुलर स्लाइम मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। और जैसे वो मल्टी न्यूक्लिएट थे, ये यूजुअली यूनी न्यूक्लिएट हैप्लॉइड सेल्स होंगी, अमीबॉइड मूवमेंट को शो करेंगी। और क्या होगा इसमें, जैसे ये यूजुअली स्पोर्स हैं तो ये वेजिटेटिव स्टेज में जाएंगे, यानी कि अमीबॉइड जैसा बॉडी बना लेंगे सेलुलर मूवमेंट की हेल्प से, ठीक है, साइटोप्लाज्म से। फिर ये धीरे धीरे एक रेटिकुलेशन वाला जो मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे सारे, जो ये जो वेजिटेटिव स्टेज होगी इसमें जो जितने भी स्पोर्स जो मैच्योर हुए, मिक्स अमीबा बना, उसके बाद जब भी जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के जो स्पोर्स है वो मैच्योर होते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइप की सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको मिक्स अमीबा बोलते हैं।
और ये जब एग्रीगेट हो जाते हैं एक जगह तो ये रेटिकुलम टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसके बाद ये इसको स्यूडोप्लाज्मोडियम बोलेंगे। फिर ये मैक्सिकन हेड की का शेप ले लेंगे और उसके बाद अल्टीमेटली ये मैच्योर फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यूजुअली जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं वो अपनी लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को शो करते हैं, सेल्स में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? डिक्टियोस्टेलियम और पॉलीस्फोनिडाइलियम। ठीक है, इसको आप लोग वही सेम ट्रिक से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोन्स, जो हमारा थर्ड टाइप है। ठीक है, यूजुअली अगर हम लोग प्रोटोजोन्स के देखेंगे बच्चों, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रोटोजोन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। यानी कि जो इनमें फ्लैजिला मिलेगा, सीलिया मिलेगा, इनमें सीडोपोडिया जो बनेंगे उसके अकॉर्डिंग, इनके सिर्फ बॉडी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, जो किसकी हेल्प से मूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन जो फ्लैजिला है, सॉरी जो प्रोटोजोआ है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोन्स प्रोटोजोआ और सीलिएटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जिसमें फ्लैजिला मिले लोकोमोटरी ऑर्गन, अमीबॉइड प्रोटोजोआ जो सीडोपोडिया की हेल्प से अमीबॉइक मूवमेंट को शो करे, स्पोरोजोन्स ये स्पोर्स के फॉर्म में मिलेंगे और फिर उसके बाद अल्टीमेटली सीलिएटेड यानी कि जिसमें हमें बहुत सारे मल्टीपल सीलिया देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल बात करें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की, तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ये तो पता लग गया, इसमें फ्लैजिला मिलेगा लोकोमोशन के लिए। कहाँ कहाँ मिलेगा? एक्वाटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में भी रहेंगे और ये आपके सिम्बायोंट्स नेचर को भी शो करते हैं। ठीक है, और यूजुअली तो ज़्यादातर ये यूनिन्यूक्लियोट होते हैं, बट कहीं कहीं हमें मल्टी न्यूक्लियोट कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। और जो प्रोटोजोन्स हैं हमारे फ्लैजिलेटेड, उनकी जो बॉडी है वो एक थिन लेयर से कवर रहती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पैलिकल, जैसे आपको यूग्लिना में देखने के लिए मिली थी प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रिशन कैसा होता है? ये होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोविक और उसके बाद पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेंगे। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बाइनरी फिशन से होगा और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कुछ ही फॉर्म्स में देखने के लिए सिर्फ मिलता है। ठीक है, अब अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें कि क्योंकि प्रोटोजोन्स क्या है, मोस्टली जो प्रोटोजोन्स हैं वो ह्यूमन बीइंग पे पैरासाइट हैं और बहुत सारे डिजीजेस को कॉज करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से याद रख लेते हैं क्योंकि नीट के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अब पूछे भी जाते हैं कि कौन सा प्रोटोजोन कौन से टाइप का डिजीज कॉज करता है, उसका वेक्टर क्या है, किसके थ्रू वो ट्रांसफर हो रहा है और बॉडी के किस पार्ट को वो अफेक्ट कर रहा है। जैसे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, ये सीसी फ्लाई से ट्रांसमिटेड होता है और आपके जो नर्वस सिस्टम में उसमें सेरेब्रो जो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसको ये क्या करता है? धीरे धीरे डैमेज करता है। धीरे धीरे जो ह्यूमन है उसको उसके स्लीपिंग आवर्स बढ़ते हैं और परमानेंटली अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला उसको तो परमानेंटली स्लीप मोड में चला जाता है, यानी कि अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर ट्रेपेनोसोमा रोडेसेंस ये भी सीसी फ्लाई से ट्रांसमिटेड होता है और ये भी एक टाइप का CFS यानी कि जो आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसके थ्रू ये क्या करता है? आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर ट्रिपेनोसोमा क्रूजी है, ये क्या करेगा? यूजुअली जैसे आपको कोई वुंड हो जाता है ना, कहीं पे भी वुंड हो जाएगा तो ये उसमें कुछ बग्स के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो बग्स होते हैं उसमें जब एग ले करेंगे तो ये ट्रिपेनोसोमा क्रूजी को आपके वुंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ पे जाके ये क्या करेगा? आपके वुंड्स को इन्फेक्टेड कर देगा। फिर लीशमानिया डोनोवानी है, ये सेंड फ्लाई के थ्रू होता है और काला आजार रोग जो डिजीज़ होती है उसको कॉज करता है। ठीक है, काला आजार में क्या होता है कि जो लिवर और स्प्लीन है उनका साइज बढ़ जाता है। फिर लीशमानिया ब्रेसिलेंसिस है, इसमें क्या होता है? ये भी सेंड फ्लाई से होता है और यूजुअली ये जो स्किन है उसका जो अपर लेयर है उसको डैमेज करता है, उसमें लीजन्स को कॉज करता है, चाहे वो स्किन आपके माउथ की हो, नोज की हो, फेरिंग्स की हो या कहीं कभी कभी ये वेजाइनल जो एपिडर्मिस होती है उसको भी इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट है जियार्डिया इंटेस्टाइनल
नेलिस यूजुअली ये लार्ज इंटेस्टाइन को कॉज करेगा और सिस्ट के फॉर्म में ये फूड के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे आपको वॉमिटिंग आएगी, एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, आपको मतलब डिजीनेस फील होगी, फीवर होगा। ये कुछ इसके बेसिक कैरेक्टर्स हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। एज नेम सजेस्ट वेजाइनलिस, तो ये यूजुअली जो फीमेल्स होती हैं उनकी वेजाइना में इन्फेक्शन कॉज करता है, और उनकी वेजाइना में ये इन्फेक्शन जब कॉज करता है तो इससे क्या होता है कि उसमें ईचिंग होती है, उससे बहुत सारा वाइट डिस्चार्ज होता है, और जब वाइट डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है कि उसको यूजुअली लोग ल्यूकोरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर ट्रीटमेंट और हाइजीन को मेंटेन रखने से इससे ओवरकम करे जा सकता है। ट्राइकोमोनास होमिनिस है, ये माइल्ड डायरिया करता है और लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। फिर अब एक जो हमारा लास्ट है ट्राइकोनिम्फा कैम्पानुला। देखो अब ट्राइकोनिम्फा कैम्पानुला में क्या होता है बेटा कि यूजुअली ये ह्यूमन को ना इन्फेक्ट करके ये टर्माइट्स को इन्फेक्ट करता है। कैसे टर्माइट्स को इन्फेक्ट करता है? क्योंकि टर्माइट्स में क्या होता है कि टर्माइट्स क्या करते हैं, वुड पे सर्वाइव करती हैं। ये वुड का जो सेलुलोज पल्प है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती हैं और फिर उसको खाने के लिए यूज़ करती हैं। इसीलिए जब भी किसी वुड में टर्माइट्स का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि लकड़ी अंदर से खोखली हो जाती है, धीरे धीरे वो फ्रेजाइल होकर ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, बेकार हो जाती है। तो ये अगर नहीं प्रेजेंट है तो जो टर्माइट्स हैं वो फीड ही नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली वो भी सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये टर्माइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टर्माइट्स के सर्वाइवल की। और ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं, डायग्राम्स मैंने यहाँ पे जियार्डिया ड्यूडेनिलिस है, ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है। ठीक है, इन डायग्राम्स को आप देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट है अमीवॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक, अब अमीवॉइड प्रोटोजोन्स के क्या कैरेक्टर होते हैं? अमीवॉइड है तो सबसे कॉमन सी चीज़ है, इसमें साइटोप्लाज्म मूवमेंट मिलेंगे। साइटोप्लाज्म मूवमेंट होंगे तो वो किसकी हेल्प से होंगे? स्यूडोपोडिया की हेल्प से होंगे। और स्यूडोपोडिया और एक चीज़ में हेल्प करता है, वो क्या होता है? एंगल्फमेंट ऑफ फूड या फिर फेगोसाइटोसिस ऑफ फूड, या फिर इसको सेल ईटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, सी वाटर में भी मिलेगा। जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है? होलोजोइक। ठीक है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होगा मोस्ट कॉमनली, जो बाइनरी और मल्टीपल फिशन से होगा, बट कई बार सेक्सुअल टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलता है। अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स अमीबा हो गया, पीलोमिक्सा हो गया, एंटामीबा हो गया, रेडियोलैरियंस हो गया, फोरामिनीफेरेंस हो गया। ठीक है, और ये एक अमीबा का बेसिक सा स्ट्रक्चर है, यूजुअली यूनिसेलुलर होंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगी। ठीक, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें कुछ स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। ठीक है, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा स्यूडोपोडिया का अमीबा कैसे यूज करता है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो प्लीज कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट हमारे स्पोरोजोन्स हो गए। स्पोरोजोन्स क्या है? ये एंडोपैरासाइट है। ठीक है, और इसमें जितने भी लोकोमोटरी ऑर्गन है, सीलिया, फ्लैजेला, सूडोपोडिया, ऑल आर एब्सेंट। न्यूट्रिशन कैसा होता है? कंप्लीटली पैरासिटिक। ठीक है, और बॉडी जो है वो पेलिकल या क्यूटिकल से कवर्ड रहती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी एब्सेंट होगी। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो मल्टीपल फिशन वाला होगा। ठीक है, ये यूजुअली आपने कॉमन कैरेक्टर्स में पढ़ा हुआ है प्रोटिस्टा के, लेकिन अभी अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाइड कर दे रहे हैं कि कौन से ग्रुप में किस टाइप के कैरेक्टर मिल रहे हैं, किस टाइप के एनिमल्स ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंगैमी को फॉलो करता है, और जो लाइफ साइकिल होती है स्पोरोजोन्स की, एंडोपैरासाइट्स की, वो 2 मोड को शो करती है, एक सेक्सुअल मोड और एक एसेक्सुअल मोड। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होंगे? हाँ, एक चीज़ और है, अब जो लाइफ साइकिल है वो 2 मोड्स को तो शो करेगी ही, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इसके साथ साथ वो मोनोजेनेटिक और डायजेनेटिक होस्ट के अकॉर्डिंग भी काम करती है, यानी कि एक होस्ट में अगर ट्रांसफर हो रही है तो मोनोजेनेटिक, 2 होस्ट का अगर यूज कर रही है तो डायजेनेटिक। एग्जाम्पल्स आपका सबसे कॉमन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मोनोसिस्टिस और इमेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या होता है? जो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो मलेरिया कॉज कैसे होता है? हम लोग बोलते हैं भाई मच्छर ने काटा, मलेरिया हो गया, बट अगर मच्छर काट रहा है, अच्छा आप लोग मेरे इसमें मैसेज करके कमेंट करके बताएंगे कि जो
वो कौन सा मॉस्किटो है जिसके बाइटिंग से मलेरिया होता है। ठीक है, ये आप लोगों का आज का टास्क है। तो अब हम लोग बात करें कि अगर प्लाज्मोडियम को हम लोग देखेंगे तो वो कैसे मलेरिया को कॉज कर रहा है। मान लीजिए कोई एक हेल्दी पर्सन है, पहले ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। कोई एक हेल्दी पर्सन है, उसको एक ऐसे मॉस्किटो ने बाइट किया जिसके अंदर, नहीं ऐसे नहीं समझते, इसको अलग तरीके से समझेंगे। मान लीजिए कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है मलेरिया से, ठीक है। अब उसको किसी मॉस्किटो ने बाइट किया और जब वो उसकी बॉडी से ब्लड को सक करेगा तो क्या होगा कि उसके बॉडी के अंदर जो मलेरिया कॉजिंग एजेंट होंगे वो उसके ब्लड के संग मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे, और वही मॉस्किटो जब किसी अनदर हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, और जब वो बाइट करते समय, जहाँ पे भी मॉस्किटो बाइट करता है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो यहाँ पे हमें हल्की सी स्वेलिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब मॉस्किटो ने बाइट किया तो वो पहले एंटीकोगुलेंट प्रोटीन्स को हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करता है, सो दैट कि जब वो ब्लड सक करे तो उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग ना हो। तो वो एंटीकोगुलेटिंग जो प्रोटीन होती है वो यहाँ पे स्वेलिंग कॉज कर देती है। तो जब उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने किसी हेल्दी पर्सन के अंदर वो एंटीकोगुलेटिंग प्रोटीन को ट्रांसफर किया तो जो मलेरिया के कॉजिंग एजेंट है वो उस हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और उसको भी क्या करेंगे, मलेरिया कॉज कर देंगे। ठीक है, तो अब इन स्टेजेस को देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक मॉस्किटो ने बाइट किया है और यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो इसने इन्फेक्टेड जो हेल्दी पर्सन उसके अंदर जो इसने मलेरिया के लार्वा को रिलीज किया, वो सबसे पहले उसकी लिवर में जो आरबीसी सेल्स होती है वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं, मीरोजॉइड्स बनाएंगे, फिर आपका ट्रोफोजॉइड्स बनाएंगे, फिर साइजॉइड्स बनाएंगे, और अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, वो गैमेटोसाइट्स बनाते हैं। ये जो गैमेटोसाइट्स हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो आरबीसी होती है वो रैप्चर हो जाती है और क्या करती है, इन गैमीट्स को ह्यूमन के ब्लड में रिलीज कर देती है। ठीक है, इसीलिए जब भी आरबीसी रैप्चर होगी, गैमीट्स को रिलीज करेगी ब्लड में, तो मलेरिया में हाई फीवर आता है। ठीक, यूजुअली अगर आपको लग रहा है कि आपको मलेरिया है, आप ब्लड टेस्ट कराओगे, अगर आपको फीवर नहीं है तो मलेरिया कभी भी डिटेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको हाई फीवर है और आप अगर उस टाइम पे मलेरिया का टेस्ट कराते हैं तो क्या होगा कि आपका जो, क्योंकि ब्लड में फ्लो कर रहे होंगे उस टाइम जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसके गैमीट्स, तो क्या होगा, वो ब्लड चेक, जब ब्लड आप चेक कराते तो उसमें रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको फीवर नहीं है तो क्यों नहीं आइडेंटिफाई हो पाते, क्योंकि वो ब्लड की सेल्स के अंदर लिवर में आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फ्री फॉर्म में ब्लड में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इन गैमीट्स को मॉस्किटो ने जब ब्लड सक किया तो उसके अंदर चले गए। अभी गैमीट्स मेल और फीमेल होंगे जहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और इन जाइगोट से ओकिनीड्स बनेंगे, oocytes बनेंगे, और ये मलेरिया की जो गट होगी सलाइवरी ग्लैंड की, वहाँ जो गट होगी उसके ऊपर जो सलाइवरी ग्लैंड होगी वहाँ जाके ये जो है इकट्ठे हो जाएंगे। और जैसे ही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, ये स्पोरोजोइड्स है उसकी सलाइवा के थ्रू उस हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की। तो इनमें सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्यों है? क्योंकि इनमें क्या मिल रहा है, हमें सीलिया और फ्लैजेला मिल रहा है। फिर नेक्स्ट कहाँ पे मिलेंगे ये? मरीन और फ्रेश वाटर में मिलेंगे। ज़्यादातर क्या होंगे? पैरासाइट्स होंगे। बॉडी किससे कवर रहेगी? बॉडी पैलिकल से कवर रहेगी। ठीक है, फिर जो इंजेक्शन होगा उसमें हमें क्या मिलते हैं? ओरल ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, या साइटोसोम जिसको माउथ बोलते हैं, और गुलेट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा होगा। यूजुअली मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ पे ये ओरल ग्रुप दिख रहा है बच्चों। ठीक है, ये गुलेट आपको दिख रहा होगा, है ना, जो मैंने अभी आपको नेम्स बताए। ठीक, फिर इसमें दो टाइप के न्यूक्लियस मिलते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस मिलता है और एक मिलता है मैक्रो न्यूक्लियस। तो ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है और मैक्रो न्यूक्लियस है, इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए होता है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट रहती हैं जो क्या करती हैं? ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। फिर
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही बाइनरी फिशन और बडिंग के थ्रू होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पैरामीशियम है, वॉर्टिसेला है, ओपेलाइना है, वैलेंटीडियम है। मैं आपको फिर एक बार रिकॉल करा रही हूँ, कोई भी जो इतने सारे एग्जाम्पल्स आते हैं उनसे डरना नहीं है, क्योंकि नीट के एग्जाम में एग्जाम्पल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स को याद रखना ज़रूरी है। बट हम बैठ के इसको हिल हिल के रट्टाफिकेशन इसका नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, सिंपल सा छोटे छोटे पेपर्स पे इनको लिख लेंगे, और जहाँ भी हम अपने डेली के अपने ड्रेसिंग टेबल के आगे चिपका देंगे, साइड में अपने